नमस्कार मित्र। आपकी तरफ भी ठंड बढ़ गई होगी। मैं समझता हूँ कि हल्की फुल्की बारिश जो 2-3 दिनों हुई वो देश के अमूमन हिस्सों में ठंड का एहसास लेकर के आई है। बहुत सारे भाई जुड़ रहे हैं अभी। मैं थोड़ा सा लेट हूँ। अमूमन मुझे 9 बजे जुड़ना था, तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा विलम्ब हूँ। आप समझिए मित्र कि जब थोड़ी सी बूंदाबांदी के बाद हम अपने एरिया में, हम अपने इलाके में जो ठंड महसूस कर रहे हैं, तो हमारा जो प्राकृतिक का देश का जो स्वर्ग है, मुकुट है, आप समझ रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। अपना जम्मू कश्मीर में कितनी ठंड होगी, है ना। लेकिन जो अभी सुप्रीम कोर्ट की जो मुहर लगी है 370 पे, पूरे देश में थोड़ी तपीस आ गई है। आप भी महसूस करते होंगे। अब मैं ये नहीं जानता कि 370 से आप क्या इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम ही नहीं, पूरे देश को सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करना चाहिए, खैर मकदम करना चाहिए। इसलिए नहीं कि किसी की जीत हो गई और किसी की हार हो गई। मैं ये कहता हूं कि इससे देश जीता है। 370 समाप्त होना समय की मांग थी, और मैंने उस समय भी केंद्र सरकार को तहे दिल से शुक्रिया किया था, और मैं आज भी करता हूं कि एक देश में 2 झंडे किसी भी देशवासी को पसंद नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वो वक्त के हालात थे, कुछ ऐसी मजबूरी थी कि समझौता करना पड़ा, और 2 संविधान बने थे। लेकिन वो समय गुजर गया, और अब उसमें जो सुधार होनी थी, मैं समझता हूं कि मोदी सरकार के नेतृत्व में वो सुधार वाजिब है। हम इसमें किसी की गलती नहीं देते। जो राजनीतिक द्वंद्व यहां पे चल रहा है देश में, कि कोई नेहरू को दोष दे रहा है तो कोई किसी और को दोष दे रहा है, हम किसी को दोष नहीं देते। चूंकि वक्त होता है, हालात ऐसे होते हैं कि कुछ समझौते ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। लेकिन उस समझौतों को अगर समय से सुधार लिया जाए तो मैं समझता हूं कि ये बड़ाई है, ये बड़प्पन है। और आज एक भारतीय होने के नाते मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के निर्णय पे मुहर लगाई है। 370 धारा समाप्ति पे सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लगी है। मैं एक भारतीय होने के नाते, और एक चीजों की समझ हमें है, मैं मानता हूं, और मैं इसका समर्थन करता हूं। आप अपनी राय मुझे दे सकते हैं, आप अपनी बातें मुझे बता सकते हैं कि आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय कैसा लगा, आपको उच्चतम न्यायालय का ये निर्णय कैसा लगा। और साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि अब वहां शीघ्र चुनाव करवा लिया जाए, जो लोकतंत्र के तरीके हैं वो बहाल कर ली जाए। मैं थोड़ा सा आपको जम्मू कश्मीर के इतिहास पे थोड़ा सा आपको मैं ले जाना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर एक रियासत रहा है, और उस रियासत को जब विलय करना हुआ अपने भारत में आजादी के बाद, तो उस विलय में यह शर्त रखी गई कि विशेष राज्य का दर्जा
यहाँ अलग संविधान, अलग झंडे का दर्जा आपको देना पड़ेगा। और हालात ऐसे थे कि पाकिस्तान में भी उस पर दावा कर रहा था, चीन की निगाहें थी, और वैसे हालात में लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ के गवर्नर जनरल थे, सभी को मालूम होना चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू मनोनीत हुए थे। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि वहां के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री, वो फारूक अब्दुल्ला साहब के पिताजी शेख अब्दुल्ला थे। और शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी में एक करार हुआ था कि यहाँ अलग संविधान चलेगा, भारत से इतर संविधान चलेगा और झंडे अलग रहेंगे। और इस विलय को लॉर्ड माउंटबेटन ने सहमति दी थी, क्योंकि वो वही गवर्नर जनरल थे उस समय। तो वो उस समय के हालात थे, मैं किसी को इसमें दोषारोपण नहीं करता। मैं आपको एक बात और बताऊं कि जम्मू कश्मीर कभी हिंदू सभ्यता और संस्कृति का गढ़ माना जाता था। वहां कई धर्म के लोग आए, कई धर्म के लोगों का सत्ता रहा, लेकिन शुरुआत जो जम्मू कश्मीर का इतिहास हम देखते हैं उसमें हिंदू धर्म की सत्ता वहां थी, हिंदू धर्म का बोलबाला था। और फिर सम्राट अशोक के पीरियड में बौद्ध धर्म का बोलबाला वहां पे हुआ। उसके बाद शैव धर्म वहां पे आए, और शैव धर्म के बाद वहां पे इस्लाम धर्म का भी पदार्पण हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे वहाँ के हिंदू इस्लाम धर्म कबूल कर लिए थे। वो बाजबरन था या सैद्धांतिक था या प्रेरित होकर के किए थे, ये मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन बहुत सारे हिंदू इस्लाम धर्म कबूल कर लिए थे। और आहिस्ता आहिस्ता फिर जम्मू कश्मीर का आबादी 90% इस्लामिक हो गई। आपको ये भी हम बता देते हैं कि 90 के दशक में बहुत सारे हिंदू पंडित वहाँ से निकाले गए थे। आतंकवादियों का बड़ा प्रभाव था और बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे भी गए थे। अभी भी हिंदू पंडित की जो फैमिली है वो बाहर है जम्मू कश्मीर से, और तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख हिंदू फैमिली को जम्मू कश्मीर छोड़ना पड़ा था उस पीरियड में। अभी भी वहाँ पे हिंदू फैमिली है जो हिंदू ब्राह्मण कहलाते हैं, कश्मीरी ब्राह्मण, उसकी संख्या बहुत सिमट गई है। 650 के करीब वहाँ पे कश्मीरी ब्राह्मण अभी भी हैं। और हम केंद्र सरकार से ये भी निवेदन करते हैं कि जो वहाँ जिनको वहाँ से भागना पड़ा था, जिन कश्मीरी पंडित को छोड़ना पड़ा था अपनी ज़मीन, केंद्र सरकार उसको भी अब वहाँ पे बसावत दे, बसावे, जो आतंकवादियों के डर से वहाँ पे छोड़ना पड़ा था। और मैं आपको बता दूं कि इतिहास ये बताता है कि वहाँ के जो हिंदू और मुस्लिम की जो संस्कृति सभ्यता थी वो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली थी, एक दूसरे का मान सम्मान और मदद करने वाली थी। हम आपको एक ये भी बताते हैं कि 17 अक्टूबर 1949 को जब समझौता हुआ तो वहाँ पे अलग संविधान लागू हुए, अलग झंडे का पदार्पण हुआ, और वैसे भी वो रियासत तो अलग थी। हालांकि वो जो पूरा जो लिखा गया, जो अनुच्छेद 370 बताता है कि संविधान में एक अलग अनुच्छेद है जो एक अलग उसको प्रस्तावना देता है जम्मू एंड कश्मीर को, उसके पूरे प्रारूप को गोपाल स्वामी अयंगर साहब ने ड्राफ्टिंग किया था, लागू किया था, और जिसको माउंटबेटन के नेतृत्व में नेहरू जी और वहाँ के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला साहब, उन लोगों ने करार किया था। और इसकी जो मांग थी वो मैं आपको बता दूं कि 1947 से ही 27 अक्टूबर 1947 में इसकी मांग उस समय जो वहाँ के महाराजा थे हरि सिंह साहब के द्वारा रखा गया था कि हम विलय कर जाएंगे, लेकिन हमारा जो संविधान होगा वो अलग होगा। और उस विलय में पाकिस्तान भी रस्साकसी करता रहा। और ये मैं आपको बता दूं कि 2,22,236 वर्ग किलोमीटर का जो पूरा क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, उसमें तकरीबन 1 लाख वर्ग किलोमीटर में ही भारत का अधिपत्य है,
भारत की सत्ता है या भारत के कब्जे में है। बाकी जो क्षेत्र है उसमें से 30% क्षेत्र पाकिस्तान के हवाले में है, जिसको पीओके हम लोग कहते हैं, और जिसको अपने जम्मू एंड कश्मीर में भारत में सम्मिलित होने की लगातार मांग होती है, और सरकार हमको लगता है कि इस संबंध में भी कुछ सोच रही है। बाकी कुछ क्षेत्र चाइना के प्रभाव में है, और जम्मू कश्मीर को लेकर के भारत को कई लड़ाइयाँ चाइना से कभी पाकिस्तान से लड़नी पड़ी है, और अभी भी तनाव इस चीज़ को लेकर के बना रहता है। हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019 में 5 अगस्त 2019 में 370 धारा की समाप्ति का सदन में बिल पास किया था, और जिसको जब लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए सरकार के उस फैसले को मंजूरी दी है, उस पर अपनी मुहर लगाई है। तो ये पूरे देश के लिए एक आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और हम समझते हैं कि अब वहाँ पे जो कानून का राज होता है, जो लोकतंत्र होता है, उसकी बहाली को लेकर के अब सरकार कई कदम उठा पाएगी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद। और जैसे अपने देश के पूरे क्षेत्र में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं, प्रशासनिक रीति रिवाज चलती है, और हमारे जो संविधान होता है उसका राज चलता है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी ये सारी चीज़ें होंगी। और जो 370 का प्रावधान जो खत्म हो गया है अब, उसको लेकर के बहुत सारे लोगों का विरोध भी है। चाहे हम फारूक अब्दुल्ला फैमिली की बात करें, चाहे हम मुफ्ती मोहम्मद सईद फैमिली की बात करें, महबूबा की बात करें, इन लोगों की टिप्पणी बड़ी सख्त आई है। अभी इन्होंने कहा, महबूबा जी का मैं अभी देख रहा था, कि यूँ लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने मौत की सज़ा सुनाई हो। तो बहुत आशय छिपा हुआ है उनके इस कहने पे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चाहे भाजपा से कोई इत्तेफाक रखे ना रखे, पूरा देश का जो मैंडेट है वो 370 की समाप्ति की ओर था, और सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। और चाहे इसमें हिंदू की बात हो, चाहे मुस्लिम की बात हो, सभी इसके खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं कि भाई जब हमारा देश एक है तो फिर झंडे अलग क्यों होंगे, फिर संविधान अलग क्यों होगा, फिर अलग रीति रिवाज और अलग कानून क्यों होगा। और ये बिल्कुल सही बात है। और कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि हमारे जो मुस्लिम भाई है वो इसका विरोध करते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे मित्र हैं मुस्लिम परिवार से, मुस्लिम धर्म से, लेकिन हमने देखा कि उनका भी यही कहना है कि जब 370, जब उस समय एक मजबूरी थी, विलय का एक प्रस्तावना था, विलय करवाना था, तो एक मजबूरी थी, हमने 370 को वहाँ पे लागू किया और विशेष कानून वहाँ पे लागू हुए, अलग झंडे की बात भी स्वीकार कर ली गई। लेकिन अब जब हालात सामान्य है, जब सारी बातें खत्म हो गई, इतिहास की बातें, तो अब वहाँ पे एक अलग कानून लागू होना, देश से इतर अलग झंडा का वहाँ चलन होना, ये बिल्कुल बेकार बात है। अब जो हमारा देश है वो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक रंग में है, एक जैसा है, एक कानून है, और एक झंडा और एक गान है। और हम समझते हैं कि भाजपा सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला था, नरेंद्र मोदी सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला था। हालांकि हम उनके हर फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन 370 की समाप्ति पे मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं समझता हूँ कि हर भारतीय को, जो अपने तिरंगे से प्यार करता है, जो जनगण मन से प्यार करता है, जो अपने भारत माता से प्यार करता है, जो हिंदुस्तान से प्यार करता है, उसको भी 370 समाप्ति के इस फैसले का खैर मकदम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए, आज का मेरा आपसे मुखातिब होने का विषय यही था। हालांकि आज राजनीतिक हलचल बहुत सारे हैं कि भाजपा नए नए प्रयोग कर रही है। आप देखें कि छत्तीसगढ़ में भी एक नए चेहरे को उन्होंने, मोहन यादव जी को, हालांकि नया चेहरा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन नया मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो मुख्यमंत्री के रेस में उनका नाम कभी आया नहीं था। हालांकि वो सूबे के शिक्षा मंत्री रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं। तो मोहन यादव जी को ला करके भाजपा कई संदेश
आने वाले चुनावों के लिए दी है। और छत्तीसगढ़ में भी एक आदिवासी विधायक को मुख्यमंत्री की कमान सौंप करके रमन सिंह को बैठा करके भाजपा अभी जो चुनाव होने हैं उड़ीसा में या झारखंड में, इसको लेकर के कई संदेश वोटरों को देने का प्रयास किया है। तो ये राजनीतिक अपनी रणनीतियां होती हैं, हम इसमें कुछ नहीं कहते। ये राजनीतिक रणनीति सभी पार्टी को सभी तरीके से इजाद करने का अधिकार है और वो करती भी है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि नोटों की गिनती समाप्त हो गई है। तकरीबन 350 करोड़ रुपए मिले हैं और ये नोट क्या धीरज साहू के ही थे? ये नोट क्या शराब की कमाई के ही पैसे थे या इसके पीछे कुछ और कहानी है? ये मैं आपको इस विषय पे कल हम लाइव होंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिर ये जो इतने रुपये निकले ये रुपये क्या सिर्फ धीरज साहू के थे? क्या ये रुपये सिर्फ उनके शराब की कमाई के थे? जैसा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कई दशकों से ये फैमिली धंधे बिजनेस में रहा है और ये ढंग से बिजनेस हमेशा से करते आए हैं, तो इतने रुपये जमा होने का वो तर्क दे रहे हैं, लेकिन मैं इसको कुतर्क मानता हूँ। ये कहीं से कोई तर्क नहीं है और कांग्रेस पार्टी ने अपने इस राज्यसभा सांसद को नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है। हालांकि उनको आगे बढ़ के और कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन इन सारी विषयों पे हम लोग कल फिर 9 बजे लाइव होंगे। और आज हम आपसे कहते हैं कि एक भारतीय होने के नाते 370 की समाप्ति का आप खैर मकदम करें, स्वागत करें। अपना जो धरती का स्वर्ग है, कश्मीर है, वो 370 से आज आजाद हो गया है और अब ये दरवाजे सभी के लिए वहां खुले हैं। मैं समझता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर के युवक और ज्योतियों के लिए नए नए अवसर पैदा करेंगे, उसे प्रगति के राह पे और आगे के बढ़ाएंगे। चूंकि ये पूरा प्रदेश आतंकवाद के साये में रहा है, अभी भी वो साया पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। तो इस डरे सहमे प्रदेश को अब नवबिहान होने का समय आ गया है, अब उसको और खिलने और उड़ने का समय आ गया है। तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार इसको लेकर के कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और ये प्रदेश भारत के अन्य प्रदेशों की तरह, चूंकि यहाँ पे बहुत सारे पर्यटन के उम्मीदें हैं जो इसका बढ़ावा हो सकता है और वैसे भी पूरे विश्व स्तर पे जम्मू कश्मीर की पहचान है, तो हम 370 की समाप्ति का स्वागत करते हैं और हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि जम्मू कश्मीर वालों के लिए आप भी प्रार्थना करें कि वहां और तरक्की और खुशहाली आवे और केंद्र सरकार और अच्छे तरीके से वहां के प्रगति की राह को और प्रशस्त करे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और ऊर्जावान बने रहें। आपकी दिन सुहाने हो और आपकी रातें बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू, धन्यवाद, जोहार।